एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग सीटेट एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना, धागे में माला पिरोना या खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। तो बताइए, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। गुड मॉर्निंग भाई। सीटेट एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है, टीचिंग एग्जाम की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट अगर आपको हमेशा पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन कॉल पे जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि जो भी टीचिंग भर्ती से रिलेटेड अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो यहाँ पे स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। ओके, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है डियर, सभी लोग इसका जवाब देंगे। बच्चों का विकास किससे किस ओर बढ़ता है, ये आपको बताना है। बताइए, केंद्र से बाह्य की ओर या पैर से सिर की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर या जटिल से सरल की ओर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताएंगे सब लोग, बच्चों का विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है। और वीडियो को लाइक कर देना। आज की इस वीडियो में 100 लाइक का टारगेट है। होप करता हूं आप इस टारगेट को कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों का विकास जो है केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है, तो ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा स्पीड में हम प्रश्नों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। अभिकथन को पढ़िए फिर कारण को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है, सही है। परिवार बच्चों के समाजीकरण का जो है प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही बात है। दोनों आपके करेक्ट हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? संरक्षण, अनुक्रमता, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण या तार्किक अनुप्रयोग। बताइए, 4 का जवाब दीजिए सब लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? बताएंगे सब लोग। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सांकेतिक प्रतिनिधिकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 5 का जवाब दीजिए सब लोग। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? पाड़, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा या समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। बताएंगे सब लोग, किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? तो ये स्कीमा के लिए किया गया था, ठीक है ना। स्कीमा का प्रयोग, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत। बताएंगे सब लोग। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है, हिंदी, सीडीपी, एसएसटी, ईवीएस, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे पूर्व परंपरागत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाड़ प्रदान कर सकते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, या प्रश्न में कुछ विकर्षण छोड़कर, या जो है उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। 8 का जवाब दीजिए सब लोग।
बहुत अच्छे भाई, 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, ठीक है ना, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही होता है पाठ प्रदान, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सहायता करना। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म कौन सा है? सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म कौन सा है, बताइए। 9 का जवाब दीजिए सब लोग, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना सब लोग। चलिए बताएंगे सब लोग, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म कौन सा है? तो केवल यही वाला सही है, लेव वाइगोस्की का सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सामाजिक संदर्भों से अलगाव, या विषय वस्तु का कंठस्थीकरण? बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? तो ये ज्ञान सृजन की चाह को समुन्नत करती है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? अंतःवैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, शारीरिक गति संवेदी, या संगीतात्मक? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? तो उसके पास शारीरिक गति संवेदी है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर समानता, या जेंडर पक्षपात, या जेंडर समतुल्यता? 12 का जवाब दीजिए। और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं वो आपके सीटेट के रियल क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो ऑनलाइन आपके एग्जाम हुए थे वही मैं प्रश्न करवा रहा हूं प्रेजेंट टाइम पे। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे जेंडर पक्षपात हो जाएगा, ठीक है ना, लैंगिक पक्षपात। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल पर्यावरण का, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का, ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण का? बताएंगे सब लोग। 13 का जवाब देंगे, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? बहुत अच्छे भाई, अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत है, मैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो। तो यहाँ पे आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? बताइए सब लोग, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? 14 का जवाब दीजिए। आकलन मानकीकृत परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है। मानक संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। बताएंगे सब लोग। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानकीकृत दिखा आपका निगेटिव हो जाएगा, केवल दिखा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मानक दिखा निगेटिव, तो यही बचा आपका, यही सही हो जाएगा, ठीक है ना, कि अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, विद्यार्थियों में जो है समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हैं, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, या वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यय श्रवण शामिल हो? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग भाई। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हैं। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठ्य चर्चा, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, आगम्य इमारती ढांचा, या विविधताओं को स्वीकृति? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव ऑप्शन भी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है भाई? तो इसमें विविधता को स्वीकृति की आवश्यकता है, ठीक है ना। ये आपका निगेटिव, ये दोनों निगेटिव है, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, जवाब दीजिए सब लोग।
सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। पाठ्यचर्चा की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। 17 का जवाब दीजिए ब्लू। सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। पाठ्यचर्चा की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, ये आपका गलत है, ठीक है ना। तो ए सही है लेकिन यहाँ पे आर आपका गलत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पठन वैकल्प किस प्रकार की विकलांगता है। अधिगम, विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक या गत्यात्मक। बताइए 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है, तो ये अधिगम विशिष्ट है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का जो है विशिष्ट लक्षण है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। बहुत अच्छी भाई, 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है, तो इसमें आपका बाधित संप्रेषण है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके या विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। टैग वर्ड से करना आप लोग, बिल्कुल सरल प्रश्न है। मानकीकृत दिखा काट दो, केवल दिखा काट दो, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को उपेक्षा करके नहीं, श्रेणीबद्ध कठिनाई की स्तर कार्य देकर पूर्ति की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। संदर्भ से हटकर, या अप्रासंगिक, या बहुत ही अमूर्त, या संयोजित। 21 का जवाब दीजिए सब लोग। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संयोजित। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, या इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, या विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देने चाहिए, या नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। बताइए 22 को जवाब दीजिए सब लोग। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। बताइए किस बात का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियां। 23 का जवाब दीजिए सब लोग। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए तत्परता, इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, तीनों बात का। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह किसको बढ़ावा देना चाहता है। वैज्ञानिक तर्क, तार्किक चिंतन, कंठस्थीकरण या अनुकरण। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ट्वेंटी 24 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जैसे यहाँ पे कंठस्थीकरण है तो कंठस्थीकरण को तो हमें बढ़ावा देना ही नहीं है, तो यहाँ पे जैसे 3 नंबर पे था तो 3 नंबर इसमें कट कर दो, 3 नंबर इसमें कट कर दो। अब बताइए इनमें से। तो यहाँ पे वैज्ञानिक तर्क होगा और तार्किक चिंतन होगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप ये कूट वाले जो ऑप्शन आते हैं काट के आप करोगे ना तो आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देती है, कम महत्व देती है। यहाँ पे व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं, खोज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे पूछताछ ये महत्व देती है, चर्चाएं भी महत्व देती है, खोज अन्वेषण, बट यहाँ पे व्याख्यान जो है ये कम महत्व देती है। ठीक है ना, ऑप्शन पहला आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, व्याख्या आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन कारण वाले प्रश्न है, रीड करिए, जवाब दीजिए सब लोग। आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। शिक्षा को आंतरिक रूप से अप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अप्रेरित करना चाहिए। 26 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, तो यहाँ पे ये वाला सही है बट ये गलत है आपका। ठीक है ना, चलिए तो ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रित ध्यान या सादृश्य मूलक चिंतन? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? कार्यात्मक स्थिरता की आवश्यकता है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का जवाब देंगे, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और वह मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अधिगम, असहायता, मस्तिष्क सुघट्यता, उच्च स्तरीय स्व अस्मिता या संबंधता का भाव? 28 का जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल करेक्ट होगा, अधिगम असहायता को जन्म दे सकती है। ठीक है ना, विचार दशा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 29 का जवाब दीजिए, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकर्षित करें, केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करनी चाहिए जो है उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे घोषणात्मक ज्ञान जो है क्या है? किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, या युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, या मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानता है, या की समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है? तो घोषणात्मक ज्ञान जो है ये मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानता है। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सो फ्रेंड्स ये थे आपके जो है सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना, और ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर। क्लास के बारे में एक फीडबैक जरूर लिखना। मिलते हैं दोपहर 2:30 बजे की क्लास में।